एक रात की बात है। ठंड का समय था और चारों तरफ कुहासा ही कुहासा छाया हुआ था। चारों तरफ से कुत्तों के भौंकने की जोर जोर आवाजें आ रही थी। उसी समय जंगल के रास्ते से सनी और रवि नाम के दो दोस्त आ रहे थे। कितनी ठंड है रवि, आज तो हाथ जमे जा रही हैं। बाप रे, इतनी ठंड कई सालों बाद पड़ी है। सही बात बोल रहे हो सन्नी भाई, मेरा तो शरीर अकड़ा जा रहा है। और ऊपर से कुआ भी तो देखो, ऐसा लगता है जैसे कोई भयानक फिल्म देख रहे हैं, भूतों वाली। रवि, ऐसी बात मत करो, मुझे बहुत डर लगता है। दोनों आपस में बातें करते हुए चल रहे थे। तभी अचानक से एक तेज हवा आई और रवि उसमें गायब हो गया। लेकिन सनी को इसका पता नहीं चला और वह बात करता हुआ आगे बढ़ता गया। अरे रवि, रवि कहाँ गए रवि? ओ रवि, कहाँ हो भाई तुम कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गायब हो गए रवि? थोड़ी देर बाद सनी को एहसास हुआ कि रवि की कोई आवाज नहीं आ रही है। डर के मारे सनी भागने लगा। ये क्या हो रहा है? कहाँ चला गया रवि? तभी वहां कुहा में एक चुड़ैल आ जाती है और उसके हाथों में रब्बी के कटे हुए सर होते हैं। चुड़ैल जोर जोर से हंस रही होती है। ये रहा तेरा रवि। ऐसा कहकर चुड़ैल ऊपर से रवि का सर सनी के ऊपर फेंक देती है और गायब हो जाती है। रवि के कट्टे सिर को देखकर सनी भी बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह सनी को होश आता है। उसे चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा होता है। अरे सन्नी भैया, ये रात में यहाँ क्या कर रहे थे? लगता है गर्मी बढ़ गई है तुम्हारे अंदर। फिर सनी गांव वालों को बीती बातें सुनाता है। क्या सनी भैया, आप भी ना, लगता है आप काफी थक गए हैं। यहाँ कहाँ चुड़ैल आएगी, वो भी अपने गांव में। रोज का आना जाना है अपना इस रास्ते से, आपको तो वहम हो गया है। फिर इस तरह है गांव वाले सनी की बात पर विश्वास नहीं करते हैं और वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद दिलीप उसी रास्ते से जा रहा होता है। तभी वहां वैसे ही एक हवा आती है और उसके अंदर से एक चुड़ैल निकलती है। चुड़ैल को देखकर दिलीप डर जाता है और भागने लगता है। अरे मैं मर गया रे। ये तो चुड़ैल है। सनी की बात तो सच्ची निकली, ये तो चुड़ैल है, कुएं वाली चुड़ैल। अरे भागो रे, भागो भागो। लेकिन दिलीप थोड़ी दूर निकलता है कि चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। आओ मेरे नाश्ते आओ, बहुत दिनों से भूखी हूँ मैं। ऐसा कहकर चुड़ैल दिलीप को खा जाती है और गायब हो जाती है। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। वो चुड़ैल अक्सर रात में किसी ना किसी को मार डालती है। धीरे धीरे गांव में लोगों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से गांव वाले घबरा जाते हैं। अरे भैया, ये गांव वालों को किसी की नजर लग गई है। आए दिन कोई ना कोई मरे जा रहा है। इस तरह तो कुछ दिनों में पूरा गांव ही खाली हो जाएगा। तभी सरपंच जी वहां आ जाते हैं और बोलते हैं, हो ना हो भैया, हमको तो ये कोई चुड़ैल या भूत का मामला लगता है, क्योंकि गांव वालों को इस तरह से मारे जा रही है। हाँ सरपंच जी, आप सही कह रही हैं। मैंने तो पहले ही बोला था कि ये चुड़ैल का मामला है, और मैंने तो अपनी आंखों से चुड़ैल को देखा था। लेकिन आप गांव लोग वालों ने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। फिर गांव वाले मिलकर फैसला लेते हैं कि रात में ना तो कोई बाहर जाएगा और ना ही कोई आएगा। उधर चुड़ैल को कई दिनों तक शिकार नहीं मिलता है और वह परेशान होकर वहां गांव के अंदर पहुंच जाती है। उसके चारों तरफ कुहा के बादल होते हैं। गाँव वालों, कब तक बचोगे मुझसे? मैं कुहा की चुड़ैल हूँ, जो मेरे शिकंजे में आए बस उसी दिन मेरा खाना बनोगे। देखती हूँ कब तक बचते हो तुम लोग। ऐसा कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है। अगले दिन गांव वाले एक जगह इकट्ठे होते हैं और रात की घटना पर बात करते हैं। ए भैया, अब तो पक्का हो गया है, ये चुड़ैल का मामला है।
और वो हम सबको मार के खा जाएगी। हमको उससे बचाव के लिए रास्ता निकालना पड़ेगा। देखो देखो गांव वालों, ऐसे डरने से काम नहीं होगा। हम सबको मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा। तभी वहां सनी तांत्रिक के साथ आता है और तांत्रिक गांव वालों से बोलता है, गांव वालों, ये चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है। ये इतनी आसानी से काबू नहीं आएगी और जल्द ही कुछ ना किया गया तो ये सारे गांव को अपना शिकार बना लेगी। तो इसका कुछ तो रास्ता होगा या कुछ नहीं कर सकते तांत्रिक जी? हाय। इसका इलाज है मेरे पास, और इसके लिए मुझे उसे पकड़कर ये जानना पड़ेगा कि वे कौन है और ऐसा क्यों कर रही है। फिर गांव वाले और तांत्रिक योजना बनाते हैं और रात में गांव वाले सुरेश को गांव के बीच में खड़ा कर देते हैं। गांव वाले और तांत्रिक पास के एक झोपड़ी में जाकर छिप जाते हैं। ये मैं कहाँ फंस गया रे, इन मनुष्य गांव वालों के चक्कर में। मुझे तो बकरा बनाकर ये पेश कर रहे हैं चुड़ैल के सामने। बचाओ मुझे भगवान, बचाओ, बचा लो भगवान। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है। तो तू है आज का मेरा शिकार। मुझे पता था कि ये चूहे गांव वाले मेरे डर के आगे घुटने टेक देंगे। आजा आजा आजा, तू मेरा शिकार बन। चुड़ैल सुरेश को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। तभी तांत्रिक झोपड़ी से बाहर आता है और बोलता है, चुड़ैल, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले मुझसे तो निपट ले। ऐसा कहकर तांत्रिक चुड़ैल को अपने मंत्रों से एक जगह खड़ा कर देता है, जो एक जगह खड़ा हो जाती है। वो ना हिल सकती, ना ही कहीं जा सकती। चुड़ैल, मैंने कहा था ना, तुझे गांव वालों से पहले मुझसे निपटना पड़ेगा। अब जल्दी से बता, इन गांव वालों को अपना शिकार क्यों बना रही है, नहीं तो मैं तुम्हें ही भस्म कर दूंगा। ना ना नहीं, मेरी बात सुनो, मुझे भस्म नहीं करो। मैं अभी बताती हूँ। दरअसल मेरा नाम रूपा है और मैं पड़ोस के गांव में रहती थी। मैं बहुत गरीब थी। कुछ साल ऐसे ही कड़ाके की ठंड पड़ी थी। मैंने सड़क के किनारे पड़ी हुई थी। मैं गांव वालों से बहुत मदद मांगी, लेकिन उन जालिमों ने मेरी कोई मदद नहीं की और ज़्यादा ठंड लगने के कारण मेरी मौत हो गई। बस तब से मैंने गांव वालों से बदला लेने की ठान ली और मैं तब से इन लोगों को मार रही हूँ। तभी वहां सरपंच और गांव वाले आ जाते हैं। बेटी, तुम्हारे साथ जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। गांव वालों को तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। सरपंच चुड़ैल को ऐसे बोल ही रहा था कि तभी चुड़ैल तांत्रिक के मंत्रों से आजाद हो जाती है और सरपंच को उठा लेती है। अरे मर गया रे, अरे रे, बचाओ बचाओ। चुड़ैल ने तो मुझे उठा लिया। अरे गांव वालों, बचाओ रे, गांव वालों। अच्छा हुआ बुढ़ऊ ज्यादा ही ज्ञान फैलता है। अरे जब तांत्रिक जी हैं तो इतना ज्ञान देने की क्या जरूरत। अब पकड़ लिया ना चुड़ैल ने, अब भुगत। सरपंच की बीवी रीता वहां आ जाती है और मोहन को एक डंडा मारती है। मार मार कर डंडा तेरी खोपड़ी तोड़ दूंगी। एक तो मेरे मर्द को चुड़ैल लेकर जा रही है, ऊपर से उसे बचाने के बजाय यहाँ गप्पे लगा रहा है। तुम दोनों चुप करो। तुम दोनों की वजह से मैं अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा और वो चुड़ैल सरपंच जी की जान ले लेगी। फिर सब लोग चुप हो जाते हैं। फिर तांत्रिक मंत्र पढ़ता हुआ गंगा जल निकालता है और चुड़ैल के ऊपर फेंकता है। चुड़ैल के ऊपर पानी पड़ते ही चारों तरफ फैला कुहा का बादल हटने लगता है। चुड़ैल और सरपंच नीचे गिर जाते हैं। अरे मेरी कमर टूट गई रे। रीता, काली बाबा वाला तेल मलना पड़ेगा रे तुझे। उरी मर गया रे। दुष्ट तांत्रिक, तूने मेरा सुरक्षा कवच तोड़ा। मैं तुझे कच्चा चबा चुड़ैल जाऊंगी। ऐसा कहकर गुस्से से तांत्रिक की तरफ बढ़ती है, लेकिन तांत्रिक एक त्रिशूल निकालता है
और सनी को देता है। सनी बेटा, ये त्रिशूल इस चुड़ैल के सीने में मार दो। सनी ऐसा ही करता है। वह त्रिशूल को चुड़ैल के सीने में घुसा देता है और चुड़ैल भस्म हो जाती है। फिर गांव में खुशियां दोबारा आ जाती हैं। ये है पूजा, जो अपने दादाजी के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। पूजा के माता पिता एक हादसे में गुजर गए थे। पूजा अपने दादाजी के साथ ही रहती थी। उस गांव में बहुत ज़्यादा ठंड थी, ऊपर से बारिश भी होना शुरू हो गया था। पूजा के दादाजी उससे कहते हैं, पूजा बेटी, इस ठंड में जान ही निकल जाएगी। ये भगवान, हम गरीबों पर थोड़ा रहम खा। ठंडी अभी कम थी जो तूने बारिश भी देना शुरू कर दिया। पूजा अपने दादाजी से कहती है, दादाजी ये लो खाना खाओ और आप सो जाओ। पूजा बेटी, थोड़ा आग जला ले, तभी थोड़ा आराम मिलेगा। पता नहीं ये ठंड कब जाएगी, हम गरीबों की तो जान ही ले लेगी। उस गांव में इतनी ठंड थी कि सभी लोग अपने घर में बंद हो गए थे और आग ताप रहे थे। फिर भी उनकी ठंड नहीं जा रही थी। पूजा और उसके दादाजी खाना खाकर दोनों सो ही रहे थे। पूजा के दादाजी एक छोटी सी खटिया में और पूजा नीचे सोई थी। दोनों के पास एक एक पतली सी कंबल थी। ऐसा लग रहा था मानो वो कंबल में कुछ जान ही ना हो। पूजा अपने दादाजी से कहती है, दादाजी आपको ठंड तो नहीं लग रही ना? आप मेरा वाला कंबल लोगे क्या? दादाजी कहते हैं, नहीं बेटी, मैं तेरा वाला कंबल लूंगा तो फिर तू क्या करेगी? पूजा और उसके दादाजी बातें कर ही रहे थे कि जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि उसकी आवाज पूजा और उसके दादाजी को सुनाई पड़ रही थी। तभी पूजा जहां सोई थी, उसके छत से बारिश की बूंदें टप टप गिर रही थी। पूजा उठकर अपने दादाजी के खटिया में बैठ गई। पूजा के दादाजी भी उठ गए। तभी दादाजी बोले, बेटी, गरीबों के लिए ठंड बहुत है और अमीरों का तो क्या ही बात करूं। घर, कंबल, सभी चीज है उनके पास। हे भगवान, हम गरीबों पर तो इतना जुल्म मत कर। इतना बोलकर पूजा और उसके दादाजी चुप हो गए। जैसे तैसे रात कट गई। सुबह जब हुई तो पूजा ने देखा कि दादाजी को बहुत तेज बुखार हो गया। पूजा ने कहा, दादाजी आपको तो बहुत तेज बुखार है, आप यहाँ लेटे रहो, मैं डॉक्टर को लेके आती हूँ। पूजा जल्दी से डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर को ले आई। डॉक्टर ने दादाजी को देखा तो उससे कहा, घबराने की कोई बात नहीं, आपको ठंड लग गई है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख दे रहा हूँ, आप समय से ले लेना और आराम करिएगा आप। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चला गया। जो भी पैसे थे पूजा के पास, वो सभी डॉक्टर में खत्म हो गए। उसके पास दवाई लाने के पैसे ही नहीं थे। वो मन में सोच रही थी कि पैसे तो सारे खत्म हो गए, मैं दादाजी की दवाइयाँ कहाँ से लाऊंगी? पूजा को देखकर दादाजी बोलते हैं, पूजा बेटी, मैंने बोला था तुझे डॉक्टर को मत बुला, सभी पैसे खत्म हो गए ना। अब तू दवाई कहाँ से लाएगी? ले, मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, मैंने राशन के लिए पैसे जमा किए थे, ले तो इससे दवाई ले आ। पूजा अपने दादाजी से पैसे ले लेती है और बाजार जाकर दवाई ले आती है।
दूसरे दिन भी बारिश शुरू हो जाती है। तभी पूजा दादाजी से कहती है, दादाजी आज फिर से बारिश शुरू हो गई, कल एक कंबल खरीद लूंगी। सुबह जब होता तो एक आदमी पूजा के घर आता और पूजा से कहता है, ए लड़की, तेरे दादा कहाँ है? इतना कहते ही पूजा के दादाजी वहाँ आ जाते हैं। तभी दादाजी कहते हैं, बोलिए मालिक, आप हमारे इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? वो आदमी एक अमीर था। जहाँ पूजा के दादाजी काम करते थे, वो आदमी वहाँ का मालिक था। तभी वो आदमी कहता है, अरे तुम काम पे क्यों नहीं आ रहे हो? पता है तुम्हारी वजह से कितना नुकसान हो रहा। पैसे लेने के समय तो तुरंत आ जाती हो। तुमने जो कंपनी से लोन लिया था वो कब चुका रहे हो? चुका देंगे मालिक, चुका देंगे, आपके सारे पैसे चुका देंगे। सुन, तेरे को काम से निकाल रहा, तू अब से काम पे मत आना। और हाँ, मेरे जो 2 लाख रुपए तूने लिए हैं वो मुझे समय से पहले मिल जाना चाहिए। इतना बोलकर वो आदमी वहाँ से चला गया। उस आदमी के जाने के बाद पूजा अपने दादाजी से पूछती है, दादाजी ये कौन से पैसे चुकाने की बातें बोल रहे थे ये, और आपने 2 लाख कब लिया और क्यों? दादाजी कहते हैं, बेटी, जब तू छोटी थी तो तेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तब तेरी माँ जिंदा थी तो मैंने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था। तो इलाज के लिए 2 लाख रुपए लग रहे थे। तभी मैंने अपने मालिक से 2 लाख रुपए उधार लिए थे। लेकिन बेटी, भगवान को कुछ और ही मंजूर था। तुम्हारी माँ का उतना इलाज करवाने के बावजूद वो मर गई। वही पैसे अभी भी उधार है। इतना बोलकर दादाजी रोने लगे। पूजा ने कहा, दादाजी आप रो मत, मैं हूं ना। पूजा ने उस समय अपने दादाजी को तो समझा लिया, लेकिन फिर वो सोच रही थी, क्या करूं मैं, 2 लाख कैसे उधार चुकाऊंगी। पूजा अपने दादाजी से कहती है, दादाजी मैं कल से काम पर जाऊंगी, घर के राशन भी खत्म हो गए और ये ठंड भी तो नहीं जा रही। दादाजी कहते हैं, बेटी, तू इतने ठंड में कहाँ जाएगी, क्या काम करेगी? हे भगवान, मुझ गरीब पर थोड़ा रहम खा। इतना बोलकर दादाजी फिर से रोने लगे। पूजा ने कहा, दादाजी आप जब तक ठीक नहीं होते मैं काम कर लूंगी। इतना बोलकर पूजा घर से निकल जाती है। उस गांव में इतनी भारी ठंड थी कि ऐसा लग रहा था कि शरीर का पूरा खून जाम हो जाएगा। पूजा चलते चलते कहती है, ओह बाप रे, इतनी ठंड, ऊपर से थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है। भगवान दया कर मुझ जैसे गरीबों पर। क्या करूं, क्या काम करूं? किसी के घर जाकर पूछती हूँ, कोई काम मिल जाएगा तो वही कर लूंगी। तभी पूजा एक घर में जाकर दरवाजा खटखटाती है। बाहर में इतनी ठंड थी कि और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। तभी अंदर से एक औरत आती है और वो पूजा से कहती है, क्या है लड़की, इतनी ठंड में क्यों परेशान कर दिया? जी वो क्या जी वो लगा रखा है लड़की, जल्दी बोल। जी वो कुछ काम मिलेगा क्या, मुझे काम की तलाश है। ओ इसलिए परेशान कर दिया? अरे तेरे जैसे को भला क्यों काम देगा,
तेरे को तो देख के ऐसा लगता है कि कोई भिखारी चला आ गया है। चल जा यहाँ से, कोई काम नहीं है। इतना बोलकर वो औरत दरवाजा बंद कर देती है। तभी पूजा उदास मन से घर लौट आती है। पूजा के दादाजी उससे कहते हैं, क्या हुआ बेटी, तू उदास क्यों है? पूजा ने कहा, दादाजी मुझे कोई काम नहीं मिला। इतना बोलकर पूजा रोने लगी। तभी दादाजी बोले, रो मत बेटी, तू चिंता मत कर, बुरा वक्त सबका आता है। ये सोच भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। इतना बोलकर पूजा को चुप करा देते हैं। तभी पूजा कहती है, दादाजी क्यों ना हम रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान लगाएं, इससे वो मालिक के पैसे चुका देंगे और हम अपनी छत बनवा लेंगे और ठंडी में हम गर्मा गर्म अदरक वाली चाय की दुकान लगाएंगे। बेटी तू कह तो सही रही, मैं कल ही कुछ पैसों का इंतजाम करके सारा सामान ले आऊंगा। इतना बोलकर पूजा के दादाजी और पूजा सो गए। वो रात भी उन लोगों की ठंड में ही कट गई। सुबह जब हुई तो ठंड मानो और बढ़ गई। वो तेज हवाएं ऐसे चल रही थी कि मानो उन पर बर्फ मिला हो। पूजा के दादाजी वैसे ही ठंड में जाकर चाय बनाने का सारा सामान लेकर आ जाते हैं। पूजा बेटी देख तो सारा सामान ठीक है ना? पूजा ने सारा सामान देखा। हाँ दादाजी, सारा सामान ठीक है, अब मैं कल से चाय बेचूंगी। पूजा ने सारा सामान तैयार कर लिया और सुबह उठकर वो चाय की दुकान लगा ली। ठंड इतनी थी कि कोई दुकान नहीं लगा रहा था। तभी एक आदमी आकर पूजा से कहता है, अरे सुनो, एक गर्मा गर्म अदरक वाली चाय देना। अभी देती हूँ। वैसे ही पूजा की चाय की दुकान अच्छी खासी चलने लगी। पूजा ने धीरे धीरे करके कर्जा चुकाया और घर की छत भी बनवा लिया और वो अपने दादाजी की कोई कमी होने देने नहीं लगी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट पर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए।